Good morning everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों जो कॉकरोच जनता पार्टी है ना, दरअसल में उनका एक कैंपेन चल रहा है, स्कूल ठीक करो कैंपेन। अब इसके अंतर्गत वो अलग अलग एरियाज में जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। वहां पर स्कूल में क्या कमियां हैं, स्कूल की क्या हालत है, उसको दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इससे क्या होगा कि एक रियलिटी पता लगेगी हमारे स्कूल में क्या कमियां हैं। एंड फिर सरकारें उसके ऊपर काम कर पाएंगी। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेटली हमारी स्कूली शिक्षा बेहतर हो। पर हाँ, एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक सरकार को टारगेट करने के लिए या सिर्फ कुछ लोगों को आप उनकी छवि खराब करने के लिए ऐसा करें। अगर वाकई में भारत की शिक्षा के अंदर सुधार लाना है तो हम सबको पार्टी लाइन से ऊपर ये चीजें उठकर सोचनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर भी ऐसा ही एक हो रहा था कि राजस्थान के अंदर एक स्कूल है, जहां पर ना स्कूल की जो क्लासेस हैं वो आप यहाँ पे नोटिस कर पाइएगा कि जो एक कैटल इनक्लोजर के अंदर क्लासेस हो रही है, मतलब एक तबेले के अंदर क्लासेस हो रही हैं। किसी जगह एक टिन की छोटी सी शेड के नीचे यहाँ पे बच्चों की क्लासेस हो रही हैं। कहीं पर टिन की शेड भी नीचे गिर गई है। तो यानी कि ना बहुत ही ज्यादा हमारे स्कूल्स ऐसे हैं जो अनसेफ बन चुके हैं। आपको याद होगा कि पिछले सालों की ही बात है, जब किसी स्कूल की दीवार गिर जाने से, किसी स्कूल की छत गिर जाने से कि छोटे छोटे बच्चों की कई बार डेथ हो जाती है। तो हमें अपने स्कूल्स का देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो तो बेहतर करना ही होगा, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। अब इसके लिए हर एक स्टेट को चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी की सरकार हो, हर एक स्टेट को चाहिए कि अपने स्कूलों को वो यहाँ पे बेहतर करें। पर दिक्कत पता क्या है कि अगर कोई वहां पे उनको विजिट करने जा रहा है तो लोग उनको यहाँ पर इस प्रकार से लाठियों से मार रहे हैं। देखो हमें इंडियन बनकर ये चीज सोचनी पड़ेगी कि हमारे सिस्टम में क्या कमियां हैं। ये नहीं सोचना कि हाँ हमारी पार्टी ये है, हमारी पार्टी वो है, नहीं। अगर हमें वाकई में हम अपने देश के बच्चों के भविष्य की हम बात करें, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और इसके लिए सब सरकारों को साथ में आना पड़ेगा, सभी पॉलिटिकल पार्टी को साथ मिलकर यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे देश में कमियां हैं उनको हम यहाँ पे ठीक कर पाए। अगर हम यहाँ पर ब्लेम गेम करते रहें कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, मेरी गलती है, तेरी गलती है, तो चीजें यहाँ पे जैसी की जैसी चली आ रही हैं पिछले इतने सालों से, उतनी ही वैसी ही चलती रहेंगी। अच्छा, एक मुद्दा और भी है यहाँ पे। आप लोगों को याद होगा जो पिछले महीने प्रोटेस्ट हुआ था, 20 जुलाई को जो मार्च हुआ था पार्लियामेंट के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस का उपयोग हुआ, आपको याद है। अब इसमें ना एक पैलेट गन का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। और पैलेट गन के इस्तेमाल की वजह से ये जो पर्सन है ना, इनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इनकी आंखों की जो रोशनी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पैलेट गन आखिर किसने बोला इस्तेमाल करने के लिए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो पॉइंट पता क्या है, ये उस दिन के बाद से ही बार बार कोशिश कर रहे थे कि एटलीस्ट इनकी एफआईआर तो लिखी जाए, एटलीस्ट जो पुलिस है इनकी कंप्लेंट तो यहाँ पे दर्ज करे। पर 1 महीने के बाद भी पुलिस ने यहाँ पे इनकी कंप्लेंट नहीं लिखी थी, एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई थी। बाद में हमारे देश के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, उनको यहाँ पे आना पड़ा इनकी एफआईआर लिखवाने के लिए। आप सोच पा रहे हो कि इतना बड़ा मुद्दा जो इतनी बड़ी हेडलाइंस हुई, और इनफैक्ट इनको भी 6 घंटे यहाँ पे धरना देना पड़ा, तब जाके हेडलाइन लिखी, अपनी एफआईआर लिखी गई। तो मतलब अगर कोई एक आम इंसान जिसके साथ कोई घटना हो जाती है वो पुलिस थाने जाता है, तो पुलिस तो बिल्कुल ही मना कर देती है उसको कि ना भाई, हम नहीं आपकी एफआईआर लिखेंगे। देखो जो पुलिस है उसका काम डेफिनेटली है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पर लोगों की बात तो एटलीस्ट सुनी जाए। एक कंप्लेंट तो उनके रिगार्डिंग दर्ज हो, तभी तो उसके ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी, तभी तो हमें पता लग पाएगा कि कहाँ पर कमियां रही, क्या दिक्कत आई है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे हर एक सिस्टम के अंदर कुछ कुछ कमियां आज के समय हमें देखने को मिल रही हैं। तो लोगों को भी यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा है कि कैसे ये पुलिस सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है, कि आम जनता की बात नहीं सुनी जा रही। तो इस वजह से यहाँ पर ये सारी चीजें हमें यहाँ पे नोटिस करने को मिल रही हैं। दोस्तों डेट है आज की 22 अगस्त 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा दोस्तों पहला जो टॉपिक है, इट इज रिगार्डिंग द 31st सदर्न जोनल काउंसिल मीटिंग के बारे में। सबसे पहले ये समझते हैं कि जोनल काउंसिल होती क्या है। देखो जोनल काउंसिल ना संविधान में मेंशन्ड नहीं है। जोनल काउंसिल दरअसल में एक कानून के माध्यम से, एक स्टैट्यूट के माध्यम से यहाँ पे बनाई गई है, दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। इस एक्ट के माध्यम से इनको बनाया गया। अब देखो ना नाम में क्या है, जोनल काउंसिल। जोनल मतलब होता है एक सर्टेन स्पेसिफिक रीजन,
जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ना आपको एक्चुअल में 6 काउंसिल देखने को मिलती हैं। सर यहाँ तो 5 लिखा है, एक्चुअली 5 जो एस्टेब्लिश हुई थी ना, वो एस्टेब्लिश हुई थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। जैसे एक था नदन काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न, सदर्न जोनल काउंसिल, इस प्रकार से 5 जोनल काउंसिल हमारी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बनी थी। और जो आपकी छठी काउंसिल है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इसके लिए अलग एक्ट था, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1972। तो इस प्रकार से हमारे देश में आज के टाइम 5+1 यानी कि 6 काउंसिल्स देखने को मिल जाएंगी जोनल काउंसिल। ये जो आइडिया था, ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। वो चाहते थे कि स्टेट्स के बीच में आपस में कॉपरेशन यहाँ पे बढ़े। तो होता पता क्या है, एक रीजन की यहाँ पे मीटिंग हो जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर मैं सदर्न जोनल काउंसिल की बात करूं, तो सदर्न जोनल काउंसिल के अंदर आपका आंध्र प्रदेश स्टेट आ जाती है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, इसके अलावा पुडुचेरी यूटी जो हो गया, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सारी यूटीज और अपनी जो जो ये वाली यूटीज हैं और ये वाली जो स्टेट्स हैं, ये सब सदर्न जोनल काउंसिल का पार्ट है। अब आपस में देखो कई मुद्दे डिस्कस करने हो सकते हैं जो सदर्न जोन को इम्पैक्ट कर रहे हो, उनको यहाँ पर इस काउंसिल के अंदर यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कावेरी का मुद्दा है, अब उसके लिए मल्टीपल स्टेट्स हैं जो उससे इम्पैक्टेड होती हैं, तो केंद्र सरकार उनके साथ मिलकर यहाँ पर ये अपने आप में जोनल काउंसिल की यहाँ पे मीटिंग करती है। इस जोनल काउंसिल के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं हमारे होम मिनिस्टर जी, और इसके वाइस चेयरमैन होते हैं किसी भी मेंबर स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होंगे। यानी कि ना पता क्या होता है कि एक साल मान लो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे जोनल काउंसिल के, सॉरी अपना वाइस चेयरमैन बन जाएंगे आंध्र प्रदेश के सीएम, अगले साल हो जाएंगे कर्नाटका के सीएम, अगले साल हो जाएंगे केरला के सीएम, अगले साल तमिलनाडु, इस प्रकार से एक एक साल के बेसिस के ऊपर एनुअली रोटेट करते रहते हैं। जोनल काउंसिल के अंदर चीफ मिनिस्टर तो होते ही होते हैं, इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा 2 मिनिस्टर्स हर स्टेट से यहाँ पे इसके मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें इंटर स्टेट डिस्प्यूट, जैसे मैंने कावेरी वाला मुद्दा डिस्कस किया, इसके अलावा सेंटर स्टेट इश्यूज, कोई रीजनल डेवलपमेंट के लिए कुछ मुद्दे हैं, उन सबको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। अच्छा, इसमें ना जोनल काउंसिल के अंदर एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है। ये स्टैंडिंग कमेटी होती है चीफ सेक्रेटरीज की। पॉइंट पता क्या है, जोनल काउंसिल कौन से मुद्दे डिस्कस करेगा उसके बारे में पहले ही डिस्कशन हो जाता है इस स्टैंडिंग कमेटी के अंदर। तो पहले ही वो बता देते हैं कि ये मुद्दे हम डिस्कस करेंगे, ताकि पहले ही इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पे जोनल काउंसिल के सामने यहाँ पे रख दिए गए। तो अभी यहाँ पे एक मीटिंग हुई 31 सदर्न जोनल काउंसिल की, ये हुई तमिलनाडु के महाबलीपुरम के अंदर, और यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को यहाँ पे डिस्कशन किया गया। आपस में जो भी पानी के डिस्प्यूट्स हैं उन सबको यहाँ पे सुलझाने के लिए ये सारी डिस्कशन आपको देखने को मिल जाएगी। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा है मखाना के रिगार्डिंग। देखो मखाना आज के टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। उसका सिंपल रीज़न यहाँ पे यही है कि अगर हम बात करते हैं ना मखाना, तो मखाना दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इसकी डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है। हेल्दी होता है अपने आप में खाने के अंदर, ठीक है, प्लांट बेस्ड फूड है, और इसके ना प्राइजेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका फ़ायदा हमारे किसानों को, हमारे एक्सपोर्टर्स को, हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली मैं जब मैं मखाने की बात करता हूँ ना, आई एम वेरी श्योर आप सबने खाया होगा। मखाने की जब हम बात करते हैं ना, तो भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मखाने में। और एक्चुअली अगर मैं बात करूं भारत के अंदर, तो वो आपका बिहार स्टेट, मोस्टली जो प्रोडक्शन होता है ना मखाने का, वो भारत के अंदर वो बिहार स्टेट ही करता है। लगभग 90% यहाँ पे इसी का शेयर है। और भी स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल है, असम है, उड़ीसा है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, पर ज्यादातर बिहार ही है। इनफैक्ट यहाँ पे आप सब लोगों ने मिथिला मखाना के बारे में सुना होगा, जिसको दरअसल में जीआई टैग भी यहाँ पे मिला हुआ है। तो वो भी अपने आप में बहुत पॉपुलर है। कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज की बात करूँ ना मखाना की, एक है आपका स्वर्ण वैदही, एक है आपका सेबर मखाना 1, ये इसकी वैरायटीज के यहाँ पे नाम है। अब आज के टाइम ना न्यूज में 2-3 कारणों की वजह से है। देखो, एक तो ना आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बिहार भले ही दुनिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है स्टेट में, पर बिहार ना एक्सपोर्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि मखाने के बनने के बाद उसके अंदर वैल्यू एडिशन वगैरह करना होता है, तो वो मेजरली आपको पंजाब के अंदर, असम के अंदर देखने को मिलेगा। तो एक्सपोर्ट करने की जब हम बात करते हैं ना, वहां पर पंजाब और असम टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर्स देखने को मिलते हैं मखाने के। अब सवाल आता है कि मखाना हम भेजते कहाँ पर हैं? देखो, सबसे बड़ा हमारा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आपको यूएस से देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपका कनाडा हो गया, उसके अलावा यूएई, इन सब कंट्री से खूब डिमांड आपको मखाने की आपको देखने को मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो मखाना होता है ये पानी में ग्रो किया जाता है, ठीक है, आपके पॉन्ड्स में, वेटलैंड्स में, बाकी और वाटर बॉडीज के अंदर।
तो बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है मखाने का ग्रो करने का, पानी के अंदर जाके इसको यहाँ पे ग्रो करवाया जाता है। तो आज के टाइम यहाँ पर इसको स्नैक के तौर के ऊपर हम यहाँ पे कंज्यूम करते हैं और सेहत के लिए ये बहुत अच्छा आज के टाइम माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका ना जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो कम होता है। इट हैज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सर ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या? ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है किसी चीज को कंज्यूम करने के बाद आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो कितनी तेजी से स्पाइक करता है। तो यानी कि ना अगर आप इसको खाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर यहाँ पर बहुत तेजी से स्पाइक नहीं आएगा, आराम से ये डाइजेस्ट हो जाता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी खासी है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स वगैरह इसके अंदर बहुत अच्छे होते हैं, फैट इसमें यहाँ पे कम होता है, तो सारे फायदे ही हैं। अब इसको कल्टीवेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है क्योंकि पानी में उतरना पड़ता है, पर आज के टाइम हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडर्न कल्टीवेशन इसको कर रहे हैं, तो फील्ड सिस्टम फार्मिंग की तरफ यहाँ पे हम इसके थ्रू यहाँ पे बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा पिछले साल हमने 2025 के अंदर ही ना हमने नेशनल मखाना बोर्ड भी यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था बिहार के अंदर ही। तो ये सब चीज़ों ने भी हमें हेल्प करी हैं मखाने की प्रोडक्शन को बढ़ाने के अंदर एंड एट द सेम टाइम मखाने की जो वैल्यू हमें मिलती है उसको इंक्रीज करने के अंदर। तो मखाने को हम लोग फॉक्सनट के नाम से यहाँ पे जानते हैं, ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है इंडिया जापान मैरीटाइम सिक्योरिटी पैक्ट। दोस्तों यहाँ पर आप हमारे देश के रक्षा मंत्री को देख रहे होंगे, उनके साथ यहाँ पे आपको जापान के भी आपको डिफेंस मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे। अब दोनों देशों के बीच में ना साइन हुआ है इंडिया जापान मैरीटाइम सिक्योरिटी पैक्ट। अब इससे क्या होगा? देखो दोनों देशों ने यहाँ पे इंडो पैसिफिक जो रीजन है ना उसको यहाँ पे फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड बनाने के लिए आपस में दोनों देश यहाँ पे कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट करेंगे। दोनों देशों ने यहाँ पे ये बोला है कि देखो कोई भी यूनिलैटरल अटेम्प्ट यहाँ पे किसी भी देश के द्वारा अगर किया जाता है कुछ भी स्टेटस को ऑल्टर करने के लिए, उसको अपोज करेंगे। बेसिकली यहाँ पर इनडायरेक्टली हम बात कर रहे थे चाइना की, कि चाइना कई बार यूएन क्लॉज को नहीं मानता, चाइना कई बार ऐसा करता है कि काफ़ी सारी चीज़ों को क्लेम करता है ये मेरा हिस्सा है। तो अगर इंडो पैसिफिक के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ होगी हम मिलकर उसको यहाँ पे अपोज करेंगे, ये यहाँ पर दोनों देशों ने यहाँ पे इस रिगार्डिंग पैक्ट किया है। इसके अलावा आपस में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के रिगार्डिंग हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे भारत नेवी और जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के बीच में। फिर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में दोनों देश अपने आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के अंदर एक दूसरे की मदद करेंगे। इसके अलावा कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारी जो शिप्स हैं उनको कुछ मदद चाहिए, कुछ उनको रिपेयर वगैरह करवानी है, उनको कुछ मेंटेनेंस वगैरह करवानी है, तो जापान अपने पोर्ट्स का एक्सेस देगा, हम अपने पोर्ट्स का जापान को एक्सेस देंगे। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में ज्वाइंट एक्सेस और ज़्यादा इंप्रूव होंगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट यहाँ पे एक दूसरे को देंगे देश। एंड सिमिलरली और भी माइन काउंटर मेजर्स, नेवल शिप बिल्डिंग, डिज़ाइन, इन सब चीज़ों के अंदर भी इस्तेमाल होगा कि जो जापान की टेक्नोलॉजी है ना वो भारत के अंदर किस प्रकार से हम शिप्स बना सकते हैं नेवी के लिए, उनको हेल्प करने के अंदर यहाँ पे मदद की जाएगी। राइट, भारत की तरफ से डीआरडीओ है और आपका जापान की तरफ से एटीएलए एक्विजिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स एजेंसी है जैसे जापान की, ये आपस में मिलकर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करेंगे। तो बहुत ज़्यादा भारत और जापान के बीच में रिश्ते यहाँ पर बेहतर होते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। ये स्पेसिफिकली मैंने बात करी मैरीटाइम सिक्योरिटी पैक्ट की, पर अदरवाइज अगर आप नोटिस करोगे ना तो और भी अलग अलग एरियाज के अंदर भारत और जापान के अच्छे रिश्ते हैं। भारत और जापान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1952 के अंदर यहाँ पे एस्टेब्लिश हुए और हम इकोनॉमिक कॉपरेशन से बढ़ते अब स्ट्रेटेजिक, मैरीटाइम और डिफेंस पार्टनरशिप भी आपको देखने को मिल जाएगी। दोनों देशों के बीच में जो रिश्ता है ना उसको हम लोग ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा यहाँ पे देते हैं। अब भारत और जापान के बीच में 2+2 डायलॉग भी होता है। 2+2 मतलब भारत की तरफ से हमारे फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, उनकी तरफ से फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर, इनके साथ में मिलकर यहाँ पे डायलॉग होता है। फिर हर साल डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग होता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की कंसल्टेशन दोनों देशों के बीच में होती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारी आर्मी और जापान की आर्मी आपस मिलकर धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज करती है। नेवी के लिए जिमेक्स एक्सरसाइज है जापान एंड इंडिया। फिर आपका वीर गार्जियन एयरफोर्स के लिए हो गया, और मालाबार एक्सरसाइज तो आपको जानते ही होंगे कि इसमें आपका जापान और इंडिया तो होते ही हैं, इसके अलावा और देश भी होते हैं जो हमारे क्वाड के खासकर जो मेंबर्स हैं। राइट, जापान कई चीज़ों में भारत में इन्वेस्ट भी करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जो है बुलेट ट्रेन उसमें। फिर सेमीकंडक्टर, एआई, क्लीन एनर्जी, इन सब के अंदर कॉपरेशन है। रीजनल स्टेबिलिटी के लिए यूएस और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर हम क्वाड के थ्रू यहाँ पे कॉपरेट करते हैं। तो इस प्रकार से भारत और जापान के रिश्ते आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व के बारे में। सबसे पहले काम करते हैं काजीरंगा की थोड़ी लोकेशन को हम यहाँ पे
अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे कोशिश कर लेते हैं। देखो जब मैं बात करता हूँ ना यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क की, आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे, ये रहा काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में है, आप सबको पता ही होगा इसके बारे में। अब यहाँ पर ना आप नोटिस कर पाओगे, ये हमारी जो नदी यहाँ पे जा रही है ना, ये है हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी। तो बिल्कुल ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर ही यहाँ पे आपको लोकेटेड है हमारा जो काजीरंगा नेवर है, तो सॉरी काजीरंगा जो नेशनल पार्क है। अब यहाँ पर ना हर साल फ्लड्स आते हैं, जो ब्रह्मपुत्रा का पानी है। और एक्चुअली ना ये जो फ्लड्स हैं, ये जो पानी है खासकर, ये बेनिफिशियल है। बहुत ज्यादा फ्लड्स तो नुकसानदायक हो जाते हैं ऑब्वियसली, पर थोड़ा जो पानी आता है ना इसके इकोसिस्टम को मेंटेन करने के अंदर, वो हेल्प करता है काजीरंगा का पानी। ठीक है। अब इसी काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर आपको वन हॉर्न राइनो बहुत भारी संख्या के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, सो दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट्स, ये सब देखने को मिल जाएंगे। और इसी रीजन में आपको ये जो इसके आपके सदर्न साइड के अंदर यहाँ पर आपको कार्बी आंगलोंग जो होता है ना, उसको ये कनेक्ट करता है सदर्न साइड आपकी काजीरंगा नेशनल पार्क की। तो ये सारी बातें काजीरंगा के बारे में है। बट अभी बता क्या हुआ है, असम गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये बोला है कि जो इको सेंसिटिव जोन है ना, इसका जो एरिया होगा वो हम यहाँ पे कम करके 1 से 3 किलोमीटर का कर देंगे अराउंड काजीरंगा नेशनल पार्क। मतलब अभी पता क्या है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास का 10 किलोमीटर वाला जो रीजन है ना, उसको हमने इको सेंसिटिव जोन यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। तो इको सेंसिटिव जोन होने की वजह से यहाँ पर अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करना, कंस्ट्रक्शन करना, इंडस्ट्रीज वगैरह थोड़ा देखना, उनके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाता है। क्योंकि आपको पता है इको सेंसिटिव जोन के अंदर हम यही तो करते हैं, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आसपास के एरियाज को हम नोटिफाई कर देते हैं। अब नोटिफाई करने की वजह से पता क्या होता है कि कुछ एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड होती हैं, कुछ रेगुलेट करते हैं और कुछ परमिटेड होती हैं। हम सब कुछ बैन नहीं करते, पर अलग अलग लेवल ऑफ यहाँ पे स्टेटस उनको यहाँ पे दिया जाता है। तो आमतौर के ऊपर हम ना 10 किलोमीटर का यहाँ पे रीजन इसको प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि एक प्रकार से इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर या ह्यूमन एक्टिविटी का इम्पैक्ट यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर ना हो। और इसके लिए हमारे पास एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, तो ये इसके लिए यहाँ पे बनाया गया है। पर काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास ना हमें कुछ हद तक यहाँ पे डेवलपमेंट करनी है, इसीलिए यहाँ पर असम की सरकार ने यहाँ पे डिसाइड ये किया है कि हम इस 10 किलोमीटर वाले रेंज को कम करके हम 1 से 3 किलोमीटर का कर देंगे। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आसपास के जो शहर हैं उनको एक्सपैंड करने में दिक्कत आ रही है, घरों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, टूरिज्म में, लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी में यहाँ पे दिक्कत आ रही है। पर दिक्कत वही है कि इकोलॉजिस्ट जो बोल रहे हैं, कंजर्वेशनिस्ट बोल रहे हैं कि भाई अगर आप ये सब कर दोगे ना, इससे कंस्ट्रक्शन वगैरह तो बढ़िया हो जाएगा आपका, पर उसका नुकसान आपकी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर यहाँ पे होगा। आप सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। इस वजह से काजीरंगा के रिगार्डिंग ये जो स्टेप सरकार वहां की ले रही है, इस वजह से सरकार को काफी क्रिटिसिज्म यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखो आप एक बात नोटिस करो, अभी यहाँ पे असम के अंदर फ्लड्स आए हैं, आपको पता है कितना बुरा हालत हुई। अब ऐसे केस में, और इसका रीजन भी सबको पता है, देखो ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र के अंदर फ्लड्स आने ही आने हैं, उसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है, क्योंकि वहां की जो टोपोग्राफी है वो इस प्रकार की है। पर ये बात भी सच है कि हमने इनक्रोचमेंट हमारी नदियों का इतना ज्यादा कर दिया है ना, कि वो फ्लड्स हर साल आते हैं और हर साल लोगों को बहुत बड़ी इम्पैक्ट यहाँ पे करते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं ना, वो फ्लड्स को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो भले ही आज आप सोच रहे होंगे कि आज एक काम करते हैं, हम डेवलपमेंट कर लेते हैं खूब सारी, हम यहाँ पे ये सब कर लेते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर लेते हैं, टूरिज्म कर लेते हैं, पर भाई इन सब चीजों का कौन ध्यान देगा इकोलॉजी के ऊपर? ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, राइट? तो दोनों को बैलेंस बनाए जाने की जरूरत है। सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करते रहेंगे तो दूसरी चीज खत्म हो जाएगी एक तरह से। तो हमें दोनों के बीच में एक प्रकार का बैलेंस बना के चलना होगा, वही सबसे बढ़िया तरीका हमें यहाँ पे डेवलपमेंट का देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है यहाँ पे मद्रास डे। दोस्तों आज अगस्त 22 है, और अगस्त 22 को हम हर साल मद्रास डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? देखो पहले तो मैं आपको मद्रास वर्ड का मतलब बताता हूँ। देखो एक्चुअली ना मद्रास वर्ड कहाँ से आया, इसके बारे में ज्यादा आइडिया किसी को नहीं है। अलग अलग स्टोरीज चलती हैं, बट नो वन रियली नोस। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर एक फिशरमैन हुआ करता था मद्रेसन के नाम से, उसके नाम पे मद्रास पड़ गया। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मदरसा हुआ करता था, उस पे पड़ा है। एक चर्च है माद्रे दी ड्यूस, उसके नाम के ऊपर पड़ा है। तो एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है कि मद्रास वर्ड आया कहाँ से। बट एक पहले ना मद्रास पट्टनम बोलते थे इसको, मद्रासा पट्टनम। तो पट्टनम वर्ड इज कोस्टल टाउन, की कोस्टल शहर है, दैट वी अंडरस्टैंड। पर मद्रास वर्ड के रूट्स आपको नहीं क्लियर है। बट अगस्त 22 को ही क्यों? इसका रीजन पता क्या है?
22 अगस्त 1639, ठीक है, लगभग 400 साल होने वाले हैं इस चीज को। 22 अगस्त 1639 की बात है कि उस समय ना विजयनगर के एक चीफटेन थे दमरला वेंकटपति नायक। इन्होंने दरअसल में लैंड ग्रांट दी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने लैंड ग्रांट दी, उस दिन तारीख थी 22 अगस्त 1639। तो उसी दिन को हम यहाँ पे मद्रास डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। फिर आगे जाके यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज था वो स्टैब्लिश हुआ। आगे जाके एंड्रू कोगान ने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एजेंसी थी उसको मसूलीपट्टनम से शिफ्ट करके मद्रास यहाँ पे कर दिया। फिर आगे जाके जो चिन्नापट्टनम था, जो कि आसपास का रीजन था, जिसको कि चिन्नाप्पा नायक के नाम के ऊपर रखा गया था, उसको मद्रासा पट्टनम के साथ यहाँ पे मर्ज कर दिया गया और वहीं से नाम निकल के आया चेन्नई। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि ब्रिटिशर्स के टाइम के ऊपर यहाँ पर सिटी काफी एक्सपैंड हुई, फोर्ट सेंट जॉर्ज वाला एरिया आपस में और एक्सपैंड हुआ और इसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक था व्हाइट टाउन, व्हाइट टाउन वो हिस्सा होगा जहां पर यूरोपियंस रहेंगे, और एक था ब्लैक टाउन, ब्लैक टाउन वो हिस्सा होगा जहां पे इंडियंस रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस शहर की भी डिवीजन यहाँ पे करी गई थी। फिर आगे जाके गवर्नर जो येल थे, उन्होंने मेयर और कॉर्पोरेशन यहाँ पे स्टैब्लिश किया, कुछ और एरियाज भी यहाँ पे इसके अंदर ऐड हुए, और इस प्रकार से आज का जो मॉडर्न सिटी है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये रीजन जो था ना, ये पल्लवास के कंट्रोल में भी रहा, चोलास के कंट्रोल में भी रहा, विजयनगर एम्पायर के कंट्रोल में भी था, और आगे जाके फिर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में भी रहा। तो इस प्रकार से ये बातें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो आज मद्रास का आपको फाउंडेशन डे यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स है दोस्तों जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट के बारे में। देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो कंसेप्ट है ना, ये कोविड शुरू होने के बाद स्टार्ट हुआ। तो 2020 के अंदर दरअसल में हमने पहली पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट हम लेकर आए, 2017 में नहीं, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पाइप नेचुरल गैस की बात करें तो ये प्रोपोइन ब्यूटेन मिक्स, इसको तो भाई हम लोग एलपीजी बोलते हैं, तो ये तो बात अपने आप में गलत हो जाएगी, सेकंड इज इनकरेक्ट। अर्मेनिया की बात करें तो अर्मेनिया के बॉर्डर्स बिल्कुल यहाँ पे करेक्टली यहाँ पे मेंशन्ड है, सो दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट। तो यही थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से सब लोग आप लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।